नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hyundai Venue के बारे में। Hyundai Venue का जो आप सॉर्ट ऑफ रिव्यू कह लीजिए इसको, इस वीडियो में जो है हम सारी बात करने वाले हैं वेन्यू के बारे में, उसके कंपटीशन जो है उससे रिलेटेड, उसके बारे में, और इवन क्रेटा से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है 1.4 क्रेटा और वेन्यू को जो है वो लोग एक कंपटीशन मान रहे हैं या उन लोगों को कन्फ्यूजन है, इसलिए उसकी भी बात कर लेंगे। ऑब्वियसली दोनों में सेम इंजन है और 1.4 क्रेटा जो है उसमें और इसमें प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस, हालांकि फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पूरी वीडियो में जो है हम बात करेंगे इंटीरियर्स की, एक्सटीरियर्स की, कंफर्ट लेवल की, ड्राइव की, हैंडलिंग की, सस्पेंशन की, और ये सब बताते बताते मैं आपको हल्का फुल्का इंसाइट भी दे दूंगा कि कौन सी कार से किस तरीके से बेटर है या कौन सी अदर कार अगर कोई किसी मामले में बेटर है, तो उन सब चीज़ों की। चलो फिलहाल सीधा चलते हैं बिना कोई टाइम पास की गाड़ी में। तो चलिए फिलहाल चलाते हैं Hyundai Venue 1.4 डीजल। अब ये वही डीजल इंजन है जो हमने i20 में ऑलरेडी देख रखा है, और कॉम्पैक्ट एसयूवी को हम कॉम्पैक्ट जगहों से निकाल रहे हैं। तो ये वही इंजन है जो हमने i20 में देख रखा है, और मुझे इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही लीनियर है अपनी पावर डिलीवरी में। बट स्टिल अगर आप कंपेयर करना चाहते हो बाकी किसी गाड़ियों से, तो कुछ गाड़ियों का डीजल इंजन जो है काफ़ी बेहतरीन आपको फील होगा इन टर्म्स ऑफ जो पावर डिलीवरी वगैरह है। यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा अच्छा फील ये इंजन नहीं होने वाला है। रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत ही लीनियर पावर डिलीवरी करता है, और एक तरीके से मेरा ये भी मानना है कि आपको अगर सर्ज ऑफ पावर चाहिए तो आप शायद सिटी में कम ड्राइव करते हैं, क्योंकि सिटी फ्रेंडली ये इंजन डेफिनेटली है, बहुत ही लीनियरली ये पावर डिलीवर करता है। जो 1 लीटर DCT जो है जिसको चलाने का मेरे को बहुत ही मन है, वो जो अभी इस वीडियो में नहीं, हम उसका एक सेपरेट ही वीडियो करना पड़ेगा। वो इंजन जो है वो कैसा है सिटी में, वो क्या करता है, ये देखना बड़ा एक्साइटिंग होगा। इस इंजन के लिए मैं ये कह सकता हूँ रिफाइनमेंट टॉप नॉच है, एकदम पेट्रोल जैसा रिफाइन है ये। i20 में भी हमने देखा है सेम ही तरीके से ये है रिफाइन। क्रेटा में थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक बदल जाते हैं, आपको जो है जिसे बोलते हैं ना हम कि टर्बो लैग, वो आपको क्रेटा में फील होता है। यहाँ पे वो चीज़ फील नहीं होती है टर्बो लैग जैसी सिचुएशन। हो सकता है जब आप गाड़ी में 4-5 बंदे बैठे हो तब आपको टर्बो लैग थोड़ा सा फील हो, उसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको इसमें टर्बो लैग फील होने वाला है किसी भी तरीके से। ऑब्वियसली 2200 RPM के आसपास एकदम से सर्ज आ जाता है पावर का, वो बहुत ही ज़्यादा पावर जो है उसमें आ जाती है। इसी हम ऑन कर लेते हैं, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं दे रहा था। ओके, ब्लोअर का मजा भाई 18 पे है। ये नॉब्स मुझे पता नहीं क्यों स्विफ्ट की याद दिलाते हैं, स्विफ्ट में कुछ ऐसे नॉब्स आते थे। बाकी गाड़ी में अगर बात करें तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसको मैंने पहले चलाया था हाईवे पे 2 दिन पहले, तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इसकी हैंडलिंग एक्चुअल में मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली थी, बजाय जो हम रेगुलरली i20 या इवन क्रेटा भी ले लो उसकी बजाय थोड़ी हैंडलिंग जो है वो कॉन्फिडेंस दे रही थी। यहाँ पे पता नहीं Hyundai ने कुछ काम किया है या मुझे ऐसे ही लग रहा था, लेकिन सस्पेंशन जो है वो थोड़े से स्टिफ काइंड ऑफ हो गए हैं, तो हो सकता है उस वजह से जो है वो हैंडलिंग ज़्यादा बेटर लग रही होगी। क्लच लाइट है, बट Hyundai का हमने देखा है ओवर द टाइम थोड़ा थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो मैं इतना भी लाइट नहीं कहूँगा, लेकिन ये EcoSport जितना हार्ड भी नहीं है। EcoSport का थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्लच। XUV 300 में क्लच का ट्रैवल ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी हाइट जो है वो 6 फुट या उससे नीचे की है तो आपको ड्राइविंग कंफर्ट भी अच्छा मिलेगा, आपको राइड क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी लगेगी। अगर आप 6 फुट से ज़्यादा बड़े हो तो फिर आपको हल्की हल्की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं है जो एक 6 फुट और अच्छी बिल्ड वाले बंदे को जो है गाड़ी में कुछ अच्छा एहसास दे, इतना स्पेस इस गाड़ी में नहीं है डेफिनेटली। पीछे की तरफ अभी मैं जाऊँगा सीट पर तो मैं आपको बताऊँगा वहाँ कैसा लग रहा है, बट राइड क्वालिटी जो है Hyundai टाइप की है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इंजन जो है वो एकदम पावर फेंकेगा नहीं आपको, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फील देगा डीजल इंजन वाली। अगर आप वो फील चाहते हैं तो आप बेटर है दूसरी गाड़ियों में चले जाएं। इस इंजन को जो है लीनियर पावर के लिए आप जान सकते हैं। माइलेज भी ये जो है मेरे ख्याल से आपको डिलीवर करेगा लगभग शहर में 11 के आसपास का, 11, 12, 13, मैक्सिमम 13 अगर आप लाइट फुट पे हो, बाकी नॉर्मली 11, 12 के आसपास का डिलीवर करेगा। और मेरे ख्याल से हाईवे पे आपको जो है 16, 17 के आसपास का माइलेज ये दे सकता है। बाकी तो AC वगैरह सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डीजल में। तो 1.2 इनका जो इंजन था उसके साथ में AC की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, और मुझे नहीं लगता वेन्यू में वो 1.2 इंजन किसी को लेना भी होगा 1 लीटर DCT वो अलग से बात कर ही लेंगे हम। गाड़ी का टर्न लेते हैं और देखते हैं टर्निंग रेडियस वगैरह कैसा है। यू टर्न मारते हैं पूरा, इतना टाइट यू टर्न नहीं है बट फिर भी सही है, एकदम सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब
मैं पूरे यूटर्न के बाद में सेकंड लेन में आ गया एकदम प्रॉपर्ली, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो सब कुछ बढ़िया है, टर्निंग रेडियस अच्छा है, स्टीयरिंग का फील बहुत ही बढ़िया है। बाकी कंपनीज को सीखना चाहिए कि कैसे एक बहुत ही सही ग्रिप वाला स्टीयरिंग बनाया जा सकता है। ये मैंने सेम चीज़ एको स्पोर्ट में जो स्टीयरिंग है उसका भी ग्रिप बहुत ही अच्छा है। तो वो सब चीज़ें हैं, आप स्टीयरिंग को जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं, हालांकि आपको ड्राइव करते वक्त एडजस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत स्लो ड्राइव कर रहा हूँ। ओह वाह, ये स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ है और आप इसको टिल्ट के लिए ही कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट इसको नहीं कर सकते हैं, जो कि एक इस हिसाब से अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको एक्चुअल में जो है पोजीशन ढूंढने में मुश्किलात हो सकती है। बट ओवरऑल जो भी है अच्छा है। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए चलाते रहेंगे वेन्यू को, मतलब एटलीस्ट 15-20 दिन कंटिन्यूस चलाएंगे, तब इसका प्रॉपर रिव्यू देंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने रिव्यू वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है कि इनिशियली आप जो 1-2 दिन चला के रिव्यू देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी तो है, मैं यही कह पा रहा हूँ कि 5 फुट 10 से 5 फुट 11 इंच मैक्सिमम इस साइज़ के बंदे के लिए गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट उनको सबसे बेहतरीन कार लगेगी, क्योंकि फिट एंड फिनिश बहुत नीट है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डैशबोर्ड का स्ट्रेट लुक मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से सब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लच इनफैक्ट मुझे लाइट काफ़ी लग रहा है, बट ऑब्वियसली इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि गाड़ी एकदम नई है। मैंने जो है उसकी विजिबिलिटी की अगर बात करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम उससे नहीं हो रही है। हालांकि ओवरऑल मुझे ये हैचबैक जैसा सा फील दे रही है गाड़ी, पता नहीं क्यों। बट गाड़ी जो है उसकी ब्रेकिंग की, और अब उसकी बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की जो बाकी रह गई है। ब्रेक्स जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट वाले हैं। इनफैक्ट ब्रेक असिस्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की प्रॉब्लम ब्रेकिंग से रिलेटेड किसी को होने वाली है। जिन लोगों को ज़्यादा ही ग्रिप चाहिए वो अगर गाड़ी के टायर्स जो हैं वो चेंज करें तो शायद बेटर का भी हमारा वांडरर के साथ में ही आ रहा है, उससे बेटर ग्रिप वाले टायर्स डेफिनेटली अवेलेबल है मार्केट में। तो आप अगर आप चाहें तो आप उसे चेंज जो है उस हिसाब से कर सकते हैं। कि तो सस्पेंशन वगैरह सब जो है थोड़ा सा स्टिफ हो गया है, टिपिकल जो Hyundai में हम देखते हैं उसके हिसाब। सिटी के हिसाब से गियरिंग जो है वो सही है, कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता इस गियरिंग में ज़्यादा हुए हैं। आप जो है अगर गियर चेंज नहीं भी करते हैं तो भी आप सर्वाइव कर जाएंगे। सेकंड गियर में भी ये जैसे मैंने अभी टर्न लिया है उसमें काम चल जाएगा आपका। ऑलमोस्ट 10 की स्पीड में हम हैं। डीजल का जो हल्का सा नोट आता है जिसे कुछ लोग जो है उसकी डीजल की क्लैटर साउंड बोलते हैं, वो डेफिनेटली आपको आएगा अगर आप गौर से सुने तो, और अगर आपका एसी लोअर सेटिंग पे तो, वरना वो नहीं आएगा आपको। बाकी डीजल की आवाज़ जो इंजन की आवाज़ है वो 3500 आरपीएम के बाद आना शुरू होती है, और उसके बाद में इसमें कुछ है भी नहीं। 3500 आरपीएम के बाद में आप इसे ड्राइव करने से ज़्यादा मतलब भी नहीं है, बेटर है आप गियर चेंज करके शिफ्ट हो जाएं। 6 गियर इसीलिए आपको दिए गए हैं। बाकी एक प्रॉब्लम हमेशा से मुझे Hyundai के सस्पेंशन से हुई है, उसमें आवाज़ जो है पता नहीं क्यों आती है, हल्की फुल्की आवाज़ आती रहती है छोटे गड्ढों में। बड़े गड्ढों वगैरह में नहीं आती, छोटे गड्ढों में एक बहुत आवाज़ सी टाइप से आती है। हालांकि गड्ढे ज़्यादा फील नहीं होते हैं तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। सारे बटन जो है उनकी रीच एकदम सही है, कोई भी बटन दूर नहीं है हाथों से। इनफैक्ट मैं दूसरी तरफ के AC वेंट तक पहुंच पा रहा हूं, और अभी मैंने सीट अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। पीछे बंदा बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा सिचुएशन में वो अब हम देखते हैं, और बाकी चीज़ें कैसी लग रही है पीछे की तरफ वो अब हम इसमें देख लेते हैं। पीछे की सीट पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैसा अवेलेबल है। पीछे की सीट पे हम लोग पहुँच गए हैं। आगे वाली सीट जो है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, और स्पेस जो है डिसेंट है, शायद एक 6 फुट का बंदा बैठ सकता है। नीचे क्योंकि काफ़ी स्पेस है यहाँ पे जहाँ देख पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी तरह की प्रॉब्लम होगी अगर किसी को जो है पाँव से स्ट्रेच करना है। थाई सपोर्ट भी अच्छा हो जाएगा उसके लिए। बट ये सबसे बेहतरीन कैबिन नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आप कंपेयर करें तो एको स्पोर्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस है इसके मामले में, ये उतना स्पेशियस नहीं है। ये वाली सीट पूरी तरीके से पीछे पुश की हुई है, तो उस पर देख लेते हैं कि अगर कोई ओहो पूरी तरीके से पीछे हुई है सीट, और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है। थोड़ा सा मैं आगे करूँ तो भी ये जो है उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो डेफिनेटली एक हैचबैक जैसा ये स्पेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो i20 से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, यही आप कह सकते हैं। सीट जो है वो बड़ी नहीं है, बट थाई सपोर्ट अच्छा है, ये Hyundai की अच्छी बात रही है। रिक्लाइन एंगल वो हमेशा अच्छा रखते हैं, और थाई सपोर्ट भी जो है अच्छा रख देते हैं हमेशा। और थोड़ा सा ऊँचा है ये, अगर छोटी हाइट आपके लिए तो ऊँचा है, बट कोई भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं है, क्योंकि एयरी कैबिन है पूरा। यहाँ पे जो है कलर जो है ब्लैक नहीं यूज़ किया गया है, ब्लैक होता तो थोड़ा क्लस्ट्रोफोबिक हो जाता। और यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो आप सनरूफ
सनरूफ जो है वो ओपन कर ही सकते हैं। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे भी आपको लाइट देखने को मिल रही है, और आगे जो आपको देखने को मिलती है वो मिलती है। सनग्लास होल्डर जो है वो आपको वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, वो आप मिस कर जाएंगे। कुछ बहुत ही एसेंशियल फीचर्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपको ये IRVM जो है ये डे नाइट एडजस्टेबल वाला है, ऑटोमेटिक नहीं है। हालांकि यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं ब्लू लिंक वगैरह से रिलेटेड, लेकिन वो चीज़ है। बाकी आपको सनग्लास होल्डर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। आपको वो जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो देख रहे हैं, वो वायरलेस चार्जर की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे रुका हुआ है। हालांकि आप उसको रिमूव करके कुछ और लगा सकते हैं, लेकिन फिर वायरलेस चार्जिंग काम नहीं करेगा। पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जो कि यूजुअली अब तक Hyundai नहीं देती थी, तो वो यहाँ आपको दिया गया है। और अगेन रियर AC वेंट्स जो है वो दिए गए हैं। रियर AC वेंट जो है प्रॉपर उसके लिए कोई ब्लोअर नहीं है, वो आगे वाले पे ही काम करता है। ये आर्मरेस्ट स्लाइड भी कर दी है, तो अगर ड्राइवर या पैसेंजर कोई भी बैठा है आगे तो उसके लिए पोजीशन थोड़ा सा ढूंढना बेटर हो पाता है। वो चीज़ें हैं। मैगजीन होल्डर वगैरह यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे बहुत पॉलीथीन की आवाज़ आ रही होगी, तो बाहर चलते हैं फिलहाल। तो थोड़ा सा पीछे वाले को उतरने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा ये ऊंचा है। उसके बाद में जो है चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है पीछे वाले को उतरने में, अगर उस तरफ से उतरते हैं। क्योंकि ये वाली सीट तो देखो पूरी तरह मैंने पीछे कर रखी है। स्पेस की तो है प्रॉब्लम इस गाड़ी में, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पीछे वाले के लिए उतरना। हालांकि डोर इनफ वाइड खुल रहा है। इंजन बे खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये है 1.4 CRDI, काफ़ी स्पेस आसपास इंजन के है। देखो वैसे कहना बहुत इजी होता है, बट वो तो वहाँ इंजीनियर्स ही जाने। मुझे यूँ लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और क्रैम्प करके कैबिन में अगर जगह दे देते तो बेटर होता, लेकिन वो तो जो बना रहे हैं उनको बेटर पता होगा कि कितनी जगह उनके पास थी या नहीं थी। एकदम वेल नीट इंजन है, मार्क्ड इंजन है। आप देखोगे कोई भी इंसुलेशन नहीं है यहाँ पे, उसके बावजूद कैबिन में साउंड नहीं आती है, क्योंकि इंजन अपने आप में जो है शोर शराबा कम करता है, तो इसीलिए जो है ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काश ये LED होते, मतलब ये हेलोजन देके इन्होंने कोई मज़ा बिगाड़ दिया था। तो पैसेंजर जो है उसके लिए अगर आप देखें तो अच्छा स्पेस है यहाँ पे, जिस पे वो फ़ोन वगैरह अगर USB से चार्ज हो रहा है तो वो यहाँ रख सकता है। देखो ये वाले USB से एंड्रॉइड ऑटो वगैरह चलेगा, इससे फ़ोन चार्ज होंगे। ये वाले से इवन यहाँ पे जो है USB एक आ गई है। यहाँ पे चार्जिंग पैड आपके पास है ही है। अगर आप इसको रिमूव करें तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपके लिए आ जाता है। तो USB और फ़ोन चार्ज करने के लिए तो बहुत जगह है, 1 2 3 4 और पीछे 5 हो जाएगी। बाकी ग्लो बॉक्स जो है उसका ओपनिंग थोड़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ा स्टोरेज नहीं है ग्लो बॉक्स का, मैं पहले ही आपको बता दूं। लेकिन कूल्ड ग्लो बॉक्स है ये। टैक्टिक बहुत इंडिया में काम कर जाती है, लोग इस चक्कर में खरीद लेते हैं गाड़ियाँ कि ग्लो बॉक्स कूल्ड है। हालांकि ये वाला कूल्ड नहीं है और छोटा भी बहुत है, इसमें स्पेस भी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा आपको। बाकी तो बस ये स्टोरेज स्पेस आपका एयर प्यूरीफायर खा जाएगा यहाँ पे, जिसको आप रिमूव करें तो भी आपका पास ये जो है यहीं रहने वाला है। बाकी आप इसे वापस इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है इसको इंस्टॉल करना। यहाँ से ये एयर सक करता है और उधर से पोलन फिल्टर है बेसिकली इसमें इंस्टॉल, जब गाड़ी चलती तभी चलेगा। और ये छोटा 500 ml का बॉटल होल्डर यहाँ पे आपको जो है 1 लीटर की बॉटल होल्डर डाल सकते हैं, और पीछे भी है बॉटल होल्डर। तो बॉटल होल्डर वगैरह वाले मामले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, मुझे नहीं लगता। सनरूफ आपको ओपन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल ही जाता है। यहाँ से जो माइक है वो आपका आवाज़ उठाएगा। बाकी टेक्सचर जो है वो बहुत ही बेहतरीन Hyundai हमेशा यूज़ करती है। सॉफ्ट टच कहीं भी नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं है। बस एक ये वाला थोड़ा सा हिस्सा जो है ये लेदर है यहाँ पे, बाकी पूरा प्लास्टिक है। बट स्टिल आपको बिल्कुल भी बुरा फील नहीं होने देगा। यही खास बात Hyundai हमेशा रख लेती है। और फिट एंड फिनिश में भी कहीं भी आप फॉल्ट नहीं निकाल पाओगे किसी भी तरीके का, अगर आप यहाँ पे देखोगे कैबिन में। तो कोई भी लैंप नहीं है यहाँ पे, आपको कोई भी ऐसा बल्ब नहीं देखने को मिलेगा वैनिटी वाला। ग्रैब रेल्स आपको जो है इस तरफ ड्राइवर को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। भले ही गाड़ी में 6 एयरबैग हो, जो कि हमेशा रहता देखने को मिला ही है हमें। आपको जो है ये एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। i20 के टॉप एंड वेरिएंट में एडजस्टेबल मिलते हैं, इवन क्रेटा में भी एडजस्टेबल मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। छोटे मोटे कई चीज़ें Hyundai ने निकाल दी है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ें कस्टमर को ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी वो निकाल दी गई है। इनफैक्ट Hyundai ने ये भी कहा है कि उन्होंने जो अपना स्टार्ट स्टॉप बटन है, पुश स्टार्ट स्टॉप, वो यहाँ की बजाय वहाँ प्लेस इसलिए किया है क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा फैमिलियरिटी थी। ऑब्वियसली मोस्टली मारुतिज में उधर ही आता है, बट एक्चुअल में ये लोकेशन ज़्यादा टेक्निकली सही होती है आपको गाड़ी चलाने के हिसाब वगैरह से यहाँ पे होना, क्योंकि जब आप उस पे होते हो तो आपका एक हैंड फ्री हो जाता है इसके लिए, और दूसरा हैंड जो आपके इससे दबा के ये गियर के ऑपरेशंस करने में आसानी होती है। लेकिन इतना सारा दिमाग उन्होंने लगाया, उनको पता था कि इंडियन कस्टमर उधर चाह रहा था, उसको उधर दे दें। काफ़ी सारे छोटे मोटे बटन्स दिए गए हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये
इस तरीके से आके इधर मर्ज नहीं होता है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब उन्होंने ये कहते हैं Hyundai वाले कि जो बटन ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है वो हमने ज़्यादा बड़ा दिया है यहाँ पे। जैसे कि आप देखोगे AC का बटन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा बड़ा दिया है, बाकी बटन छोटे छोटे हैं, सर्कुलेशन वगैरह वाले। ऑटो का बटन ज़्यादा बड़ा है तो बड़ा दिया गया है, वॉल्यूम वगैरह का ज़्यादा बड़ा चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस हिसाब से बटन जो है वो दिए गए हैं। चलो बाकी तो जब गाड़ी काफ़ी टाइम तक चलाएंगे तब देखेंगे रिव्यू में कैसी चीज़ें क्या काम कर रही है, Hyundai के क्या इंटेंशंस थे। एक बूट बाकी रह गया है, उसकी बात कर लेते हैं हम। थोड़ा सा हमारा सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन अगर आप बूट की बात करें तो मेरे ख्याल से बूट जो है वो सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। ऑब्वियसली सेगमेंट में और बेटर बूट्स आते हैं, बट ये बूट जो है वो काफ़ी डिसेंट लगता है, प्रैक्टिकल भी लग रहा है। लोड करके आप यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा डीप आप कह सकते हो, लेकिन ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60-40 स्प्लिट है, दोनों सीट आप गिरा सकते हैं और आपको इस तरफ जो है लैम्प भी मिल जाएगा। इस तरफ कोई लैम्प देखने को नहीं मिल रहा है, बट मुझे बूट से कोई शिकायत नहीं है एज सच। ये मेरा ही सामान है, बटोर लेता हूँ मैं, वीडियो एंड करते हैं। पार्सल ट्रे भी मिल रही है आपको और आप यहाँ से पुल भी कर सकते हैं। वाह, लेकिन बंद नहीं हुआ है ये चीज़ जो है ऐसे की बजाय ऐसे होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके से फोर्स नहीं लग पाता है। और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में आता है रियर वाइपर और वॉशर। मतलब Hyundai क्या सोच रही थी बाय गॉड, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में। इवन जो इसका ऑटोमेटिक टॉप एंड है उसमें भी नहीं आता है। Hyundai Venue जो है वो बहुत ही स्मार्टली प्राइस है, तो अगर आप जब स्टिकर प्राइस देखेंगे 6,50,000 की तो आपको टेम्पटिंग लगेगी, लेकिन जब आप एक्चुअल में वेरिएंट्स बाय वेरिएंट्स फीचर्स को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि टॉप एंड वेरिएंट्स खरीदने में थोड़ा ज़्यादा सेंस है। और उसके बाद अगर आप कंपीट करेंगे बाकी गाड़ियों से, जैसे कि EcoSport है, जो है वो ब्रेजा है, नेक्सॉन है, XUV300 है, तब आपको लगेगा कि एक्चुअल में कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार रहता है और एट एंड बात यही आ जाती है कि कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो मैं एक वेरिएंट एक्सप्लेनेशन की वीडियो जो है वो जल्द ही बनाऊँगा। सबसे पहले ये वीडियो है, उसके बाद में DCT वाली गाड़ी जो है उसका प्रॉपर ड्राइव रिव्यू होगा और उसके बाद में तीसरी वीडियो जो है वो वेरिएंट्स एक्सप्लेन वाली होगी। तो वो वीडियो देखने से शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। रिव्यू अभी दूर की चीज़ है, रिव्यू वर्ड जो है इस्तेमाल करना ईजी होता है, लेकिन एक्चुअल में रिव्यू देना थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है। उसमें सब कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, सर्विस कॉस्ट वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, हो सकता है शायद महीना भर लग जाए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये Hyundai Venue की वीडियो पसंद आई होगी। अभी हमने सिर्फ 1.4 डीजल चलाया है, 1 लीटर पेट्रोल जो है वो भी मैं चला के उसका एक प्रॉपर सेपरेटली जो है आपको बताऊंगा। 1.2 पेट्रोल मेरा चलाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर आपको फिर भी 1.2 पेट्रोल के बारे में जानना हो तो जब भी मुझे चलाने का मौका मिलेगा और मुझे थोड़ा बहुत भी एक्साइटिंग लगेगा तो मैं बता दूंगा। बाकी अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हो और बाकी जो छोटे मोटे अपडेट्स मैं वहाँ देता रहता हूँ वो भी आप देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको लिंक में नहीं जाना है तो आप गूगल कर सकते हो, गगन चौधरी इंस्टाग्राम, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।